तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर बनाने के तरीकों की दुनिया में एक गहरी उतरने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। बहुत पीछे। कल्पना कीजिए, ये 1970 का दशक है और कोड स्क्रीन पर नहीं बल्कि चुंबकीय टेप पर लिखा जा रहा है। बिल्कुल, पुराने जमाने के 8 ट्रैक स्टीरियो कार्ट्रिज जैसे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि उस दौर से लेकर आज के आधुनिक उपकरणों तक का सफर कैसा रहा है। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जिसमें 1978 के एक डेवलपर का अनुभव बताया गया है। और हम उसी कहानी से शुरू करेंगे। देखेंगे कि आज के सोर्स कोड कंट्रोल, एडिटर्स और टेस्टिंग के तरीके कितने बदल गए हैं। और मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी का इतिहास जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सारे उपकरण असल में किन बुनियादी समस्याओं को हल करते हैं, है ना? सही बात है। और कैसे कुछ पुराने विचार आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो चलिए 1978 में चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि उस समय एक टेलीफोन टेस्ट सिस्टम पर काम हो रहा था और उसका सारा सोर्स कोड टेप पर था। हाँ, और ये टेप सिर्फ एक ही दिशा में चल सकते थे, बिल्कुल एक कैसेट की तरह। मतलब रिवर्स नहीं कर सकते थे? नहीं, अगर आपको किसी एक फाइल तक पहुंचना है तो टेप को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ता था। स्रोत में लिखा है कि एक 100 फुट के टेप को लोड होने में 5 मिनट लगते थे। 5 मिनट? हाँ, सिर्फ टेप को लोड करने में? आज तो 5 मिनट में पूरा का पूरा सिस्टम बूट हो जाता है। बिल्कुल। और काम करने का तरीका भी उतना ही मैकेनिकल था। एक मास्टर टेप होता था जिस पर सारा कोड रहता था, ठीक है। और हर डेवलपर के पास एक छोटा 10 फुट का स्क्रैच टिप होता था। तो अगर मुझे कोई फाइल एडिट करनी है तो पहले मास्टर टेप को मशीन में डालो, उसे सही जगह तक फास्ट फॉरवर्ड करो, उस फाइल को अपने स्क्रैच टिप पर कॉपी करो और फिर मास्टर टेप को वापस शेल्फ पर रख दो। ये सुन के थकान हो रही है, लेकिन एक मिनट, अगर सब लोग एक ही मास्टर टेप से काम कर रहे हैं तो ये कैसे पता चलता था कि कौन किस फाइल पे काम कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि इसका समाधान भी उतना ही भौतिक था। मतलब? लैब में एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लगा होता था। अच्छा। और हर डेवलपर के पास एक अलग रंग का पिन होता था। ओह, तो जब कोई किसी फाइल को एडिट करने के लिए लेता तो वो उस फाइल के नाम के आगे अपना पिन लगा देता था। एग्जैक्टली। तो अगर किसी फाइल के नाम के आगे मान लीजिए नीला पिन लगा है तो सबको पता है कि वो फाइल कोई और इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और उसे छेड़ना नहीं है। ये तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग का एक बहुत ही सीधा साधा रूप था। बिल्कुल, टकराव को होने से पहले ही रोक दो। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। क्या? सोचिए, अगर कोई डेवलपर अपना पिन लगा के छुट्टी पर चला गया तो पूरी टीम का काम रुक गया, वो फाइल तो लॉक हो गई। हाँ, और एडिटिंग का अनुभव भी कुछ खास नहीं था। स्रोत में ED402 नाम के एक टेक्स्ट एडिटर का जिक्र है, जो विया जैसा था, है ना? हाँ, कुछ वैसा ही। आप एक बार में सिर्फ एक पेज, मतलब लगभग 50 लाइन का कोड ही मेमोरी में लोड कर सकते थे। उसे एडिट करो और फिर वापस टेप पर लिख दो। और सबसे बड़ा डर होता होगा रीड एरर का। वो तो सबसे बड़ी मुश्किल थी। अगर टेप में कोई खराबी है तो उसका पता तब तक नहीं चलता था जब तक आप अपना सारा काम लगभग पूरा न कर लें, और अगर एरर आ गया तो सब कुछ शुरू से करना पड़ता था। हाँ, 70 के दशक में जीवन ऐसा ही था। तो उन रंगीन पिनों से आज के डिजिटल सिस्टम तक का सफर वाकई बहुत लंबा है। पेसिमिस्टिक लॉकिंग वाली बात तो समझ आ गई कि वो एक समस्या क्यों थी। तो फिर इसका डिजिटल समाधान कैसे निकला? इसका समाधान धीरे धीरे आया। पहले CVS और फिर SVN जैसे सिस्टम आए। सबवर्जन, हाँ मैंने सुना है। SVN काफी लोकप्रिय हुआ। इसमें एक सेंट्रल सर्वर होता था जहां सारा कोड रहता था और डेवलपर्स वहीं से चेकआउट करके काम करते थे। इसने पिन वाले सिस्टम की समस्या तो हल कर दी, लेकिन कोई नई मुश्किल खड़ी कर दी होगी। हाँ, उसमें ब्रांचिंग बहुत ही मुश्किल काम था। ब्रांचिंग? हाँ, मतलब कोड की एक अलग शाखा बनाना? बिल्कुल। मतलब मुख्य कोड को छुए बिना उसके एक कॉपी पर नए फीचर पर काम करना। SVN में ब्रांच बनाना इतना धीमा और मुश्किल था कि लेखक बताते हैं कि 2008 तक वे इससे बचते थे। और फिर आया गिट, जिसने सब कुछ बदल दिया। एकदम। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड यानी विकेंद्रीकृत सिस्टम है, जिसका मतलब है कि कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं है। हाँ, लेकिन इसका असली जादू ये है कि हर डेवलपर के पास अपने कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट का पूरा इतिहास होता है। आप ऑफलाइन काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं ट्रेन में बैठे बैठे भी कमिट कर सकता हूँ, ब्रांच बना सकता हूँ। बिल्कुल, आपको हर छोटे काम के लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। SVN में ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। इससे तो काम करने की रफ्तार और आजादी दोनों बढ़ गई। स्रोत में एक ग्राफ भी है जो दिखाता है कि SVN की हिस्ट्री एक सीधी लाइन जैसी है, जबकि गिट की हिस्ट्री में कई छोटी छोटी शाखाएं निकलकर वापस मिल रही हैं। सही कहा,
गिट ने डेवलपर्स को बिना किसी डर के प्रयोग करने की आज़ादी दी। ब्रांच बनाना और उन्हें मर्ज करना इतना आसान और तेज हो गया कि ये रोज के काम का हिस्सा बन गया। तो गिट ने टीम के काम करने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन कोड लिखने के बारे में क्या? स्रोत में VI और Emacs जैसे क्लासिक एडिटर्स का जिक्र है। हाँ, और VI और Emacs आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। VI अपनी सादगी और गति के लिए जाना जाता है। और Emacs तो इतना शक्तिशाली है कि लोग मजाक में कहते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही बात है। लेखक भी 90s के दशक में इसके बड़े प्रशंसक थे। लेकिन आज की दुनिया में IDEs यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स का बोलबाला है। जैसे इंटेलिजे जिसका जिक्र स्रोत में है। तो एक IDE में ऐसा क्या खास होता है जो उसे VI या Emacs से अलग बनाता है? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। VI और Emacs टेक्स्ट को बदलने में माहिर हैं। वे अक्षरों, शब्दों और लाइनों को बहुत कुशलता से बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक IDE सिर्फ टेक्स्ट को नहीं, बल्कि कोड की संरचना को समझता है। कोड की संरचना को कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम x है और ये आपके प्रोजेक्ट की 50 अलग-अलग फाइलों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अगर आप इसे एक टेक्स्ट एडिटर में यूजर काउंट करना चाहते हैं तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना होगा और इसमें हमेशा गलती का खतरा रहता है। हाँ, हो सकता है मैं कुछ और भी बदल दूं। बिल्कुल। लेकिन इंटेलिजे जैसे IDE में आप रीनेम रिफैक्टरिंग का इस्तेमाल करती हैं। IDE कोड को समझता है और वो सिर्फ उसी वेरिएबल का नाम बदलता है, चाहे वो कहीं भी इस्तेमाल हुआ हो। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि कोड के मतलब को समझकर काम करता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। आप कोड के एक हिस्से को चुनकर उसे एक नए मेथड में बदल सकते हैं। ये सब एक कमांड से हो जाता है। लेकिन कई डेवलपर्स आज भी VS कोड जैसे हल्के एडिटर्स को ही पसंद करते हैं। क्या IDEs कभी-कभी बहुत भारी और धीमे नहीं हो जाते? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये एक ट्रेड ऑफ है। IDE ज्यादा मेमोरी लेते हैं और उन्हें शुरू होने में ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में जो क्षमता वे देते हैं वो इस कीमत से कहीं ज्यादा होती है। समझ गया। तो कोड मैनेज हो गया, लिख भी लिया। अब बात आती है काम को ट्रैक करने की। यहाँ इशू ट्रैकिंग की बात आती है। स्रोत की सबसे दिलचस्प सलाह ये है कि किसी भी टूल से पहले एक मैनुअल सिस्टम से शुरुआत करो। हाँ, और ये एक बहुत गहरी सोच है। प्रक्रिया हमेशा टूल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो क्या करें? एक बुलेटिन बोर्ड और कुछ कार्ड्स लो। बोर्ड पर 3 कॉलम बनाओ, टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। एक फिजिकल कैनबान बोर्ड? हाँ, जब आप किसी काम को मैनुअली इस तरह से ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी टीम के काम करने के तरीके की असलियत पता चलती है। अगर आप मैनुअल सिस्टम नहीं चला सकते तो कोई फैंसी टूल आपकी मदद नहीं करेगा। पहले प्रक्रिया को सही करें, फिर उसे सपोर्ट करने के लिए टूल चुनें। यही सोच टेस्टिंग पर भी लागू होती है ना? कंटिन्यूअस बिल्ड का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। जेनकिंस जैसे टूल का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जब भी कोई डेवलपर कोड सबमिट करता है तो सिस्टम अपने आप पूरे प्रोजेक्ट को बनाता है और सारे ऑटोमेटेड टेस्ट चलाता है। और इसका एक ही सख्त नियम है, बिल्ड हमेशा पास होना चाहिए। हाँ, अगर बिल्ड फेल होता है तो इसे एक इमरजेंसी माना जाता है। पूरी टीम सबको छोड़कर पहले उसे ठीक करती है। ये तो काफी दबाव वाला माहौल लगता होगा। शुरुआत में लगता है, लेकिन इसका फायदा यह है कि कोड बेस हमेशा एक काम करने वाली स्थिति में रहता है। छोटी छोटी समस्याएं कभी बड़ी नहीं बनती। और टेस्टिंग के लिए भी फिटनेस जैसे उपकरण है जहां बिजनेस एनालिस्ट भी टेस्ट लिख सकते हैं। हाँ, ये विचार बहुत अच्छा है कि जो लोग रिक्वायरमेंट बनाते हैं वही उसकी टेस्टिंग की परिभाषा भी दें, सरल टेबल्स में। इससे ये तय हो जाता है कि किसी काम के पूरा होने का मतलब क्या है। लेकिन क्या ये असल में काम करता है? ये एक मिली-जुली कहानी है। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन असलियत में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। पर ये इस बात पे जोर देता है कि टेस्टिंग सिर्फ कोड की नहीं, बल्कि बिजनेस की जरूरतों की भी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि पिछले 40-50 सालों में कितनी तरक्की हुई है, लेकिन 90 के दशक में एक बड़ा सपना था, कोड को पूरी तरह से खत्म करने का। हाँ, UML MDI मूवमेंट। लक्ष्य था कि डेवलपर्स सिर्फ डायग्राम्स बनाएंगे और कोड अपने आप बन जाएगा। ये सपना कभी पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस सपने में एक बुनियादी गलती थी। ये मान लिया गया था कि कोड समस्या है, लेकिन असली समस्या कोड नहीं, बल्कि डिटेल यानी बारीकियां हैं। प्रोग्रामर असल में डिटेल मैनेजर होते हैं। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में N और RN का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। पुराने जमाने के टेलीटाइप प्रिंटर को सोचिए। एक लाइन प्रिंट करने के बाद उसे 2 काम करने पड़ते थे। क्या? पहला,
प्रिंट हेड को वापस बाईं ओर ले जाना, जिसे कैरेज रिटर्न कहते हैं, और दूसरा कागज को एक लाइन ऊपर खिसकाना, जिसे लाइन फीड कहते हैं। अच्छा, ये दो अलग-अलग क्रियाएं थी। हाँ, और फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे सरल बनाने के लिए सिर्फ एन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के डॉस और विंडोज RN का इस्तेमाल करते रहे। बिल्कुल, और ये छोटा सा अदृश्य अंतर आज भी समस्या पैदा करता है। हर डेवलपर की जिंदगी में वो पल आता है जब वो घंटों एक अजीब से बग को डीबग करता है और आखिर में पता चलता है कि कसूरवार ये अदृश्य R कैरेक्टर था। तो यहाँ का मुख्य बिंदु ये है कि ये उम्मीद की डायग्राम्स इन बारीकियों को खत्म कर देंगे, गलत थी। हाँ, तस्वीरों की भी अपनी व्याकरण और अपनी सीमाएं होती हैं। आपको अभी भी ये बताना होगा कि एक बॉक्स दूसरे से कैसे जुड़ता है, डेटा कैसे बहता है, अपवादों को कैसे संभाला जाता है, ये सब भी तो बारीकियां ही हैं। तो बारीकियों को मैनेज करने का काम हमेशा रहेगा, चाहे आप उसे कीबोर्ड से टाइप करें या माउस से ड्रॉ करें। सही कहा, आप जटिलता से भाग नहीं सकते, आप केवल उसे मैनेज करने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया, 1970 के दशक के चुंबकीय टेप और रंगीन पिन से लेकर आज के गिट, स्मार्ट आईडीज और ऑटोमेटेड टेस्टिंग तक। और इस पूरी चर्चा का सार यह है कि उपकरण भले ही कितने भी बदल गए हों, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने की बुनियादी चुनौती वही है, जटिलता और बारीकियों का प्रबंधन। सबसे अच्छे उपकरण बारीकियों को खत्म नहीं करते, बल्कि हमें उन्हें बेहतर तरीके से संभालने की ताकत देते हैं। बिल्कुल, गिट हमें सहयोग की जटिलता को मैनेज करने में मदद करता है, आईडीज हमें कोड की संरचना की जटिलता को मैनेज करने में मदद करते हैं, और टेस्टिंग फ्रेमवर्क हमें व्यवहार की जटिलता को। और यहाँ एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत बताता है कि कोड को डायग्राम से बदलने का सपना इसलिए विफल हुआ क्योंकि असली काम बारीकियों को संभालना है। आज AI पावर्ड कोड जनरेशन टूल तेजी से आम हो रहे हैं। क्या हम उसी पुराने सपने का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली संस्करण देख रहे हैं, या फिर ये AI उपकरण भी सिर्फ बेहतर डायग्राम्स की तरह हैं जो हमें बारीकियों को बताने का एक नया तरीका तो देते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करने की जिम्मेदारी आखिरकार हमारी ही रहती है।